नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव इत्यादि को समझने और इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। पिछले एपिसोड में इस बात का संकेत दिया गया था कि भारतीय अवाम ताकत दल जो अभी फिलहाल यूट्यूब के वीडियो के संदेश के माध्यम से अपने पूरे देश में और अपने भारतीय भाई बहनों के बीच में भारतीयता के वातावरण लाने की जो कोशिश कर रहा है और यह जो है और संसाधन जुटा करके आप लोगों के सामने भी आने की योजना वो बना रहा है और यदि आवश्यक हुआ तो अपने विचारों को कुछ होर्डिंग, पोस्टर और इत्यादि के माध्यम से भी उसको वो प्रसारित करेगा और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि जैसा कि पिछले कुछ एपिसोडों में बताया गया है कि जो यदि अपने आदरणीय भारतीय अवाम के आशीर्वाद से सत्ता का उपकरण उसके हाथ में आता है तो किस तरह की खिदमत करेगा अपने अवाम की और अपने मुल्क की। इसकी भी एक आउटलाइन रूपरेखा पिछले कुछ एपिसोडों में बताया गया था, पुनः स्पष्ट किया जा रहा है। तो जैसा कि कई बार इस बात को स्पष्ट किया गया है कि भारतीय अवाम ताकत दल का जो शासन प्रशासन और सेवा करने का जो शैली है वो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो शैली है जो जिसका खुलासा नेताजी ने 1941 में किसी जो है साक्षात्कार में किया था। वो साक्षात्कार ऐसा था कि उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि मान लीजिए कि आज़ादी मिल गई तो किस तरह की शासन पद्धति आप लागू करना चाहेंगे, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जवाब था कि अभी तो हमने अपने देशवासियों के सामने एक आह्वान रखा है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका तात्पर्य है
कि आप सभी कुर्बानी, त्याग, बलिदान देने के लिए मानसिक रूप से पहले आप तैयार होइए, उसके बाद ही आप आज़ादी पाने के नैतिक रूप से अधिकारी हो सकते हैं। उसका लबे-लुबाब अर्थ यही है। तो नेताजी का इस संबंध में उस साक्षात्कार के दौरान ये कहना था कि अभी तो हमने आह्वान किया है, हमको नहीं लगता है कि हमारे पूरे भारतीय भाई बहन अभी इसके लिए पूरी तरह तैयार हो गए हैं। तो इस आधार पर हम इस बात का दावा नहीं कर सकते कि बहुत जल्द ही या निकट भविष्य में कोई आज़ादी हमको मिलने वाली है। तो फिर वो जो साक्षात्कार करने वाला उनसे पूछा कि ठीक है सर, कोई बात नहीं, लेकिन मान लीजिए आज़ादी मैंने किसी परिस्थिति बस यदि आज़ादी आपको मिल जाती है, तब उस स्थिति में आप किस तरह की शासन पद्धति आप लागू करना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई कि मान लीजिए कुछ परिस्थितियों का ऐसा जोड़ तोड़ हो और आज़ादी मेरे सामने आके खड़ी हो जाए, तो हम 20 या 25 से लेकर 30 साल तक लगातार तानाशाही चाहेंगे। ये उनका स्पष्ट रूप से कहना था। और बहुत बेबाकी से वो तानाशाही, एक देशभक्त के द्वारा तानाशाही जो है इस मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। आज जितनी गंदगी जो दिख रही है, कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, कोई हिंदू सनातन कह रहा है, कोई हिजाब पर जो है हिजाब है, यह अपना कुरान है, इस्लाम है, और तरह की पंथ की बातों को लेकर के नफरत और गंदगी ये फैला रहा है। इस सारी गंदगी का एक ही इलाज है कि देशभक्ति के द्वारा जो है सिर्फ इस देश का जो माहौल है और इस देश की जो कानून का माहौल है, और किसी भी पंथ से कि झंझटों से दूर कि हमारा देश ही सब कुछ है, हमारा देश ही ईश्वर है, हमारा देश ही खुदा है, हमारा देश ही गॉड है, हमारा वाहिगुरु है, हमारा देश ही कुरान है, हमारा देश ही रामायण गीता है, सब कुछ है। ये बात हमारे सुभाष चंद्र बोस जो उन्होंने कहा था कि 25 से 30 साल तक तानाशाही वो पद्धति लाएंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद ही जो लोग चाहेंगे, देश चाहेगा, चाहे वो डेमोक्रेसी है, चाहे जमहूरियत है, चाहे कोई भी कृषि आप ला सकते हैं, लेकिन 25 से 30 साल तक तानाशाही एक देशभक्त के द्वारा, ये उनका बिल्कुल बेबाकी से बोलना था। और भारतीय जनता का दल भी इसी को पक्षधर है कि किसी देशभक्त के द्वारा जो है बिल्कुल सख्ती के द्वारा जो है रोज की जो गंदगी है वो सनातन हिंदू राष्ट्र और इधर जो है वो इस तरह से एक तबका बोल रहा है कि हम वो कुरान के अनुसार वो आचरण करेंगे, कुरान चलेगा, इस्लाम चलेगा। ये सुनते जो है किसी भी देशभक्त का वो कान बिल्कुल पक जाएगा। और इसीलिए बार बार याद पड़ता है कि सुभाष चंद्र बोस ने जो बात कही थी 1941 में, बिल्कुल 100% सही है। अब रही बात, चूंकि जमहूरियत आ गई है, लोकतंत्र आ गया है, और भारतीय जनता दल का ये कहना है कि मान लीजिए जनता के आशीर्वाद से सत्ता उपकरण उसके हाथ में आता है, तो तानाशाही तो नहीं, लेकिन तानाशाही की जो अच्छाइयां हैं, सख्ती और अनुशासन, तो सख्ती और अनुशासन के बल पर और निष्पक्षता और शासन प्रशासन वो दुरुस्त रहे,
और इसके साथ साथ हमारे जो है आदरणीय सम्राट औरंगजेब का भी जो शक्ति, अनुशासन, नियम पालन और कानून पालन, यह भी शासन के लिए बहुत आदर्श है। तो इन दोनों के शासन पद्धति के प्रेरणा के अनुसार जो शासन प्रशासन है और जो है सेवा प्रदायी संस्थान, मतलब कि डिलीवरी सिस्टम, वो जो है सख्त, अनुशासित, नियम और कानून पालक और निष्पक्ष, चुस्त दुरुस्त, ये तो रहा शासन प्रशासन का एक उसकी शैली, मॉडल। और वो किस सिद्धांत पर काम करेगा? बारी और बराबरी। बारी और बराबरी मतलब कि आपका काम आपके टर्न पर, आपके बारी पर ही काम होगा। और वो टर्न बारी जो है किसी भी रसूख के द्वारा जो है टूटेगा नहीं। चाहे वो प्रधानमंत्री का बेटा हो, चाहे वो राष्ट्रपति का बेटा, वो टूटेगा नहीं। और बराबरी के आधार पर ये उसका वसूल है। और मान लीजिए, और इस कल्पना करिए कि इस तरह का शक्ति, अनुशासन, नियम पालन और कर्म पालन और निष्पक्ष और चुस्त दुरुस्त यदि शासन प्रशासन है, तो हमारी जो आवाम है बेखौफ अपना जीवन बसर करेगी, जीवन यापन करेगी। और कोई आपराधिक वृत्ति का कोई तत्व है तो खौफ जो है उसके मन में होगा। और कोई भी अपराध करने के पहले 100 या 1000 बार सोचेगा। इसी तरह के माहौल की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए ये योगी महोदय बोलते हैं ना कि हमने एक दम भरते हैं और उनके चमचे इस तरह का माहौल बनाते हैं कि सारे माफियाओं का अंत हो गया, बुलडोजर बाबा। लेकिन आज भी जो अपराधी हैं, खास करके जो छोटे किस्म के अपराधी हैं, हमारी माताओं और बहनों और बच्चियों का चेन, पर्स छीनना ये जारी है। और जो मजदूर भारतीय भाई बहन हैं, यदि कुछ वो कमाई करके आते हैं तो असामाजिक तत्व जो है उनको रास्ते में चाकू को दिखा करके, हालांकि इन घटनाओं की पुलिस के थानों में कोई रिपोर्ट भी नहीं वो लिखता है उसको, लेकिन ये वारदात हमारे मजदूर भारतीय भाई बहन झेल रहे हैं। तो असामाजिक तत्व जो है उनको चाकू को दिखा करके, डरा के, धमका करके उनको छीनने की घटनाएं ये सब हो रही हैं। मतलब कि अपराधियों के मन में अपराधी बिल्कुल बेखौफ है। और तो और योगी जी के नाक के नीचे लखनऊ में वो अमानुषिक, और वो भी सामूहिक अमानुषिक, जिसको आप लोग गैंग रेप कहते हैं, सामूहिक बलात्कार कहते हैं। हालांकि इन शब्दों को इन शब्दों के प्रयोग से भारतीय अवाम ताकत दल वो परहेज करता है। तो योगी महोदय के नाक के नीचे होता और जगह भी होता होगा। तो एक छलावा है, झूठा है। तो इन सब से दूर और शक्ति का, अनुशासन का, नियम पालन और कानून पालन और निष्पक्षता और चुस्त दुरुस्त का माहौल होगा कि हमारी आवाम बेखौफ अपना कोई भी काम करेगी, जीवन यापन करेगी, जीवन बसर करेगी, आएगी जाएगी। खौफ जो है आपराधिक वृत्तियों के दिमाग में होगा कि वो कोई भी अपराध करने के भले 100 या 1000 बार सोचेंगे।
एक विशेषता तो ये। दूसरी, न्याय देने की जिम्मेदारी पहले भी बताया गया था और पुनः स्पष्ट किया जा रहा है। न्याय देने की जिम्मेदारी सर्वप्रथम और सबसे पहले सरकार और पुलिस की होती है, और वो न्याय आपको मौके पे मिलता है। मौके पर मिला न्याय जो है वही न्याय होता है। इस चीज को न्यायपालिका भी कहती है। न्यायपालिका जो न्याय देती है, न्यायपालिका के ही शब्दों में वो न्याय होता ही नहीं है। न्यायपालिका खुद कहती है कि जस्टिस डिलेड इज द जस्टिस डिनाइड। देर से दिया हुआ न्याय होता ही नहीं है। तो न्यायपालिका के ही शब्दों में जो न्यायपालिका न्याय देती है वो न्याय नहीं है, बल्कि जो मौके पर जो न्याय मिलता है, जैसे कि किसी के साथ वारदात हो गई मान लीजिए, और पहले तो वो वारदात हो ही ना, और कोई हमारी माता बहन या हमारी बच्ची के साथ इस तरह की बात है, तो मौके पर ही यदि उसकी सुरक्षा हो गई तो वही न्याय है। अब उसके साथ वो घटना हो गई, फिर उसको थाने जाना पड़ा, और थाने से फिर इसके बाद जो है वो मुकदमेबाजी, फिर जो है जो अपराधी है बड़ा वो रसूख वाला है, वो उसने गवाहों को खरीद लिया। समय बीतते हुए उसने न्याय को उसने जो है न्याय को भी खरीद लिया। तो इस तरह से और इस तरह की बातें हो रही हैं, तो वो न्याय होता ही नहीं है। और खुद न्यायपालिका कहती कि उसके पास जो है 3 से लेकर 4 करोड़ तक मामले जो है वो लंबित हैं। तो जिसके यहाँ 3 से 4 करोड़ मामले लंबित है, वो क्या न्याय देगा? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पीढ़ियां बीत जाती हैं, फैसले नहीं आते हैं। ये बात जो है, जो रसूख वाले हैं, जो पैसे वाले हैं, जो प्रभावशाली हैं, वो दूसरे दिन ही जो है लगवा लेते हैं। तो ये भी न्याय के नाम पर एक अन्याय या पक्षपात का एक नमूना है। सुप्रीम कोर्ट में ही लोग, अरे जो कानून मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सरेआम बोला है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो है मुश्किल से 10-20 ऐसे रसूख वाले वकील हैं, उन्हीं की चलती है और उन्हीं की सुप्रीम कोर्ट सुनता भी है। तो न्याय के नाम पर ये पूरी जो अन्याय है वो चल रहा है। जो रसूख वाले हैं, पैसे वाले हैं, उनका केस जो है वो तुरंत वो लग जाएगा और सुप्रीम कोर्ट सुन भी लेगा। वो बड़ा अपराधी भी होगा, तभी उसको बेल मिल जाएगी। यही हो रहा है। और जो साधारण किस्म का है वो उस वकील की भी नहीं सुनी जाएगी, उसका केस भी खारिज हो जाएगा। उसका जो मुवक्किल है उसका जो नुकसान और अन्याय हुआ वो अलग से। तो कहने का मतलब ये चीजें हमारी आवाम की दृष्टिकोण से कितनी दुखदाई हैं, ये सभी पक्षों को देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। कुल मिलाकर के न्यायपालिका से जो है जो वातावरण चल रहा है, हालांकि उसके लिए न्यायपालिका ही जिम्मेदार नहीं है। हमारी न्यायपालिका का जो निर्माण है, हमारे संविधान निर्माताओं ने बड़े परिश्रम से, बड़े नेक नीति से बनाया था। और वो संस्थाएं आज भी जो है संस्था के रूप में जो है विश्व में अप्रतिम है, इम्पैरेलल है। समस्या यह है कि किस तरह के तत्व उसमें भरे गए हैं।
समस्या उनसे है। तो जो कि अपने लक्षित उद्देश्य से बिल्कुल वो भटक गई हैं। न्याय के स्थान पर अन्याय ही जो है वो मिल रहा है। तो हालांकि इस सीमित जो माध्यम है, यूट्यूब के माध्यम से पूरा जो है माने कैसी सेवा दी जाएगी उसका वर्णन तो संभव नहीं है, लेकिन नमूने के तौर पर एज ए स्पेसिमेन और उसके रूपरेखा के विषय में एक थोड़ा सा जानकारी वो दी जा रही है। तो वही कहा जा रहा है कि न्याय देने की जो जिम्मेदारी है, प्रथम और सबसे पहले और सबसे अधिक और प्रथमतः जो है वो सरकार की और पुलिस की होती है। और आप लोगों को याद होगा कि पुराने जमाने में कोई न्यायपालिका नहीं थी अलग से, जो राजा ही जो है वो वही एग्जीक्यूटिव है और वही न्यायपालिका है, और बहुत बढ़िया न्याय मिलता था। जहांगीर का न्याय तो याद है ना, तो कहने की आवश्यकता नहीं है। और चूंकि ये मौके पर न्याय जो है माने कार्यपालिका सरकार या पुलिस नहीं दे पाती है, तो यही जिम्मेदारी, यही बोझ, यही बर्डन जो है वो शिफ्ट हो जाता है न्यायपालिका के ऊपर। और न्यायपालिका कहती है कि हम जो है ओवर बर्डन हो गए। और जहां एक और बोलती भी रहती है कि जस्टिस डिलेड इज द जस्टिस डिनाइड, देर का दिया हुआ न्याय होता ही नहीं है, और उसी को करती भी है। तो इसी दुविधा में वो काम कर रही है न्यायपालिका, और हमारी जो आवाम जो है इसी में पिस रही है। तो एक तो जो है न्याय जो है सरकार मौके पर और निष्पक्षता के साथ मौके पर देगी, और आपराधिक सोच, आपराधिक वृत्ति के तत्वों में खौफ होगा, और हमारी आवाम बेखौफ रहेगी। दंड की व्यवस्था, दंड की व्यवस्था सख्त से सख्त होगी। मान लीजिए कोई मैंने इस तरह से अमानुषिक व्यवहार किया तो उसको तुरंत वो इनकाउंटर करने में इनको कोई हर्ज नहीं है। ये नहीं कि उसको वो किया जा रहा है, ये प्रक्रिया में डाला जा रहा है, और जो है वो कौन थी निर्भया के न्याय दो कंडिल मार्च निकालो, और तमाम हाई कोर्ट मिल गए, सुप्रीम कोर्ट मिल गई, मैंने सब जो है जल्दी से न्याय दे रहे हैं। तो राष्ट्रपति के पास जो है जो दया याचिका लग रही है, दया याचिका खारिज हो रही है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसले दे रहा है, फिर उसके खिलाफ जो है दया याचिका। ये न्याय है ही नहीं। यदि वो उसने अमानुषिक किया है, उसका इनकाउंटर होना जरूरी है, ताकि अपराधी के मस्तिष्क में यानी बेखौफ हो, ताकि अपराधी के मस्तिष्क में खौफ हो। जब तक अपराधिक वृत्ति के मस्तिष्क में खौफ नहीं होगा, तब तक हमारी आम आवाम को राहत मिल नहीं सकती, न्याय मिल नहीं सकता। न्यायपालिका में और भी सुधार और कैसे कैसे लोगों को उसमें जाना चाहिए, इसका एक विस्तार से माने योजना है। अब उसके विस्तार को बताने इसमें मुमकिन नहीं है। और ये भी हमारी व्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही एक संजीत और मार्मिक भाग है न्यायपालिका। तो उसमें उसके पात्र लोगों को ही उसमें ला करके और फिर और भी कुछ प्रक्रियाओं में सुधार करके वह जो है वो ये जो न्यायपालिका है वो भी निष्पक्ष और जनोन्मुखी यानी पब्लिक ओरिएंटेड जो है भारतीय अवाम ताकत दल बनाएगा। और इसके आगे और फिर जो है सेवा और जितनी भी योजनाएं हैं
हमारे खास करके गरीब भारतीय भाई बहनों के लिए, जैसे वो राजीव गांधी वो बोलता था ना कि हम गरीबों के लिए या लक्षित तबके के लिए 100 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो उसको 10 ही रुपया मिलता है और 90 रुपया ये सिस्टम खा जाता है। लेकिन यदि सिस्टम यदि वो अनुशासित होगा, सख्त होगा, निष्पक्ष होगा, तो दुरुस्त होगा, तो ये 100 रुपया गरीब के लिए भेजा जाएगा तो उस गरीब को 100 रुपया ही मिलेगा। सिस्टम उसको 1 पैसा भी नहीं खा पाएगा। अब ये सारी चीजें जो है, जो इसमें जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, शायद उनके जन्म ना आती हो, वो तो यार कुतर्क वो देंगे। देखिए, इतने साल से 4 साल से मैं और भारतीय जनता दल देशभक्ति की बात कर रहा है, भारतीय एकता की बात कर रहा है, भारतीय भाईचारा की बात कर रहा है। ये जितने भी ये विखंडनकारी ताकतें हैं जो राजनीतिक दलों के बेस में, इसके जवाब में उनका एक भी तार्किक बात नहीं आती है। बस क्या बोलते हैं कि यूट्यूब वाले सर वो बरगला रहे हैं। ये मैं या भारतीय जनता दल लोगों में एकता की बात कर रहा है, वो भी भारतीयता आधारित भाईचारा की बात कर रहा है। ये जो विखंडन करने वाली जाति के आधार पर विखंडन करने वाली ताकतें, संप्रदाय के आधार पर सामाजिक विखंडन करने वाली ताकतें और सांप्रदायिकता के आधार पर समाज में विखंडन करने वाली ताकतें, भाषा के आधार पर भारतीय समाज में विखंडन करने वाली ताकतें, परंतयता के आधार पर भारतीय समाज को विखंडन करने वाली ताकतें, इत्यादि इस तरह की घातक ताकतें आज वो कर रही हैं भारतीय जनता दल को कि भारतीय जनता दल लोगों को बरगला रहा है। तो इनकी मानसिक यही बार भारतीय जनता दल की इनकी एक तो खुद ही लिप्त है भारत विरोधी गतिविधियों में और भारतीय जनता दल के इस भारतीयता के प्रयास के जवाब में इनका कोई नैतिक रूप से कोई नैतिक और तार्किक और एक माकूल जवाब नहीं बनता है। तो इसी तरह की भाषा और इसी तरह का उत्तर अपनी मानसिकता के अनुसार जो है वो गढ़ रहे हैं। और इस तरह के गढ़ने वाले सभी नेता, बीजेपी के भी नेता, हालांकि वो नाम भी नहीं, वो भारतीय जनता दल का न तो नाम लेते हैं, न तो मीडिया वालों से यानी नाम लेने देते हैं। ये कुछ पत्रकारों को उन्होंने सब सौंप दिया है और वो कुछ उलूल जुलूल टाइप का की टिप्पणी जो है वो करते रहते हैं कि यूट्यूब वाले सारे लोकतंत्र फलाने ढिकाने। ये पूरा देश देख रहा है कि ये देश को तोड़ने वाली ताकतें ये लोकतंत्र है। जिस तरह से चुनाव को हाईजैक करती हैं और खरीदती हैं धन बल के आधार पर, बाहुबल के आधार पर, तिकड़म के आधार पर, लालच दे करके ये लोकतंत्र है। यही तो भारतीय जनता दल कर रहा है कि ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी अभिशाप है। भारतीय जनता दल तो अपनी आवाम को राहत दिलाने के लिए ही जो है जिसको इसकी मुख्य चिंता है कि जब तक ये ताकतें ये पस्त नहीं होगी, नष्ट में नाबूद नहीं होंगी, हमारी आवाम को, इस मुल्क को चैन नहीं आएगा। तो इसको सब बोलते हैं लोकतंत्र। तो इनका दिमाग ही जो है वो प्रदूषित है, हाईली पॉल्यूटेड है। तो उसी के अनुसार इनकी भाषा निकलती है, उसी प्रकार इनका जवाब निकलता है। अरे जो पत्रकार जो है
इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप जीएनपीसी, इस देश की सबसे बड़ी लुटेरी, इस देश की सबसे बड़ी क्या कहने की इस देश को बांटने वाली, उसके चमचे किस्म के पत्रकारों का पूरा गैंग वो कह रहा है कि अब हम चुनाव आयोग को कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे, चुनाव आयोग को हम चूड़ी भेजेंगे। बताइए इनकी दशा देखिए, यानी वो जीएनपीसी के ये पालतू। तो खैर समाधान वास्तव में हमारी आवाम की समझदारी में है। यही निवेदन। अब ये वीडियो अब हमारे भारतीय भाई बहन कहाँ तक इसको पहुँचा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो भी एक विषय है। लेकिन जितना ही इसको आगे बढ़ाएंगे, जितना ही इसको जन जन तक पहुँचाएंगे, जितनी ही इसकी चर्चा करेंगे, उतना ही इस मुल्क को लाभ होगा। भारतीय जनता दल के पास जो ही संसाधन होगा इसको जन जन तक वो पहुँचाएगा और उनके विचारों में लाएगा, और वो भारतीयता का माहौल जो लाएगा। और ये स्पष्ट रूप से कह रहा है कि चूंकि अपना देश ये भारतवर्ष है, इसलिए इसमें माहौल जो है माने बिल्कुल बेबाकी से भारतीयता का ही होगा। इसकी विविध देख लीजिए नहीं, मुस्लिमों के दिन रात हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम, कितनी बार कहा गया कि ये पंथ आधारित देश नहीं है। किसी बिल्कुल पंथ से दूर, पंथ जो है वो हमारे भारतीय नागरिकों का वो व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है। और वो व्यक्तिगत आस्था जो है व्यक्तिगत अपने उस आस्था के जो संस्कार हैं, जो नियम विधि है, उसके अनुसार पालन करना है, घर में करना है। लेकिन ये इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। दिन रात टीवी चैनलों पर आप देखते होंगे, मैंने एक और जो है हिंदू सनातन, दूसरी ओर जो है वो हिजाब वाली, ये पूरे माहौल को जहरीला बना रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता दल कह रहा है कि जितना जल्दी हो सके इनकी गतिविधियों को शून्य करना होगा। तो खैर तो बात हो रही थी कि इसकी किस तरह की सेवा वो दी जाएगी। तो एक तो हुआ मौके पर न्याय, और यदि प्रणाली या डिलीवरी सिस्टम जो भी है यदि चुस्त दुरुस्त होगा, निष्पक्ष होगा, सख्त होगा और अनुशासित होगा, तो जो हमारा जो लक्षित तबका है, जिसके लिए तमाम स्कीम बनी हुई है, वो योजनाएं बनी है गरीबों के लिए, वो उसका एलोकेशन, उसका पैसा, उसका फंड उस लक्षित तबके के लिए 100% वो पहुंचेगा वहां पर। और भी जो मोटी जो समस्याएं हैं गांव की गन्ने का दाम जो है साल भर के बाद मिलता है। और ये ठंडा के समय में हमारे किसान भारतीय भाई बहन जो है वो गन्ना को कटवाते हैं, छिलवाते हैं, और अपने ट्रैक्टर है या ट्रक में लाद करके चीनी मिलों पर जो है साल भर चीनी भर रात भर जो है वो ठंड में जो है वो ठिठुरते हैं, और एक दो दिन के बाद वो नंबर आता है, तब उसकी तुलवाई होती है, और उसका पेमेंट जो है साल भर वो लग जाते हैं। मैं एक बता रहा हूँ उदाहरण। लेकिन चूंकि किस तरह की सरकारें हम चुनते हैं जिनका आवाम से कोई मतलब ही नहीं होता है, सिर्फ नाटक करती हैं, तो इन चीजों से बेखबर। तो भारतीय जनता दल का कहना है कि अरे भाई, इसके लिए सरकार ही खुद व्यवस्था करे। सरकार खुद जो है वो उन किसानों से बस वही मौके पर मतलब कि मान लीजिए छोटे किसान हैं, तो उन किसानों के बीच में वो केंद्र एक बना दे, और वहीं पर लाकर वो तुलवा दें जो है, और फिर जो है वो सरकार ही वहाँ से गन्ना उठा करके जो है वो चीनी मिलों को देगी, और उनसे अपना वो निपटती रहेगी, और उन किसानों को
जिनको 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 इस ठंड में जो है न उनको रात भर वो ठिठुरना पड़ेगा, न उनको इंतजार करना पड़ेगा, न चीनी मिल पर इस तरह से जो है वो कष्ट सहना पड़ेगा, और उनको पेमेंट हफ्ते में एक बार, वो भी चेक के द्वारा, कुछ ऐसा ही एक नमूने के तौर पर। और फिर मंडी में अपने उपज का दाम, तो जो एमएसपी है उसके आधार पर उनको दाम मिलेगा। मंडी में भी जो भूमिका है, जो बिचौलिए हैं, मिडिल मैन है, और जो मीडिएटर्स हैं, इनकी भी भूमिका को शून्य करना, ताकि हमारे किसान भारतीय भाई बहनों को उचित दाम मिले। लेकिन एक बात है, अनुशासन के तहत, उद्दंडता के साथ नहीं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे किसान भारतीय भाई बहनों का, गांव के किसान, जहाँ तक मेरा अनुभव में जो देखने को मिला है कि एक तो जो मुकदमेबाजी में काफ़ी उनका संसाधन वो निकल जाता है, और एक उनका कष्ट ये है कि छोटे छोटे कागज के लिए, छोटे छोटे जो है प्रमाण पत्र के लिए तहसीलों में, थानों में, ब्लॉक में, और जो है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर में, बिजली विभाग में, तमाम उनको चक्कर करने पड़ते हैं। तो इस संबंध में, हालांकि केजरीवाल बोलता है कि कोई नंबर दिया है, उस नंबर पर डायल करिए तो उनका आदमी आ जाएगा, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है और क्या क्या कार्ड मार्ड है वो बन जाएगा। तो वैसा ही कुछ प्रदेशों में भी किया जा सकता है कि किसी को भी यदि चाहिए तो खुद सरकार के एजेंसी खुद पहुंच जाए वहां पर, और लेकिन पहले वो पता कर ले कि यदि अमुक को उसको सर्टिफिकेट चाहिए तो क्या क्या वो कागज वो तैयार रखे। तो अब चूंकि दिल्ली तो छोटा है, लेकिन मान लीजिए उत्तर प्रदेश बड़ा है, तो वो वैसा नहीं, लेकिन उसी तरह का मतलब कि जो अपनी पंचायत है ना, उस पंचायत दफ्तर में ही जो है वो हमारे जो गांव के भारतीय भाई बहन है वो वहीं पर कागज जमा करें। लेकिन एक कॉल सेंटर भी होना चाहिए उस पर, ताकि उनको पहले से जानकारी मिले कि यदि अमुक किस्म का कागज या प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट चाहिए तो किस तरह के पेपर उनको, किस तरह के कागज उनको देने पड़ेंगे, दे करके। और एक मान जो नियत जो समय है, एक हफ्ते या जो भी है, उसमें फिर वो कागज बनकर, चाहे कागज बनकर तहसील से हो, चाहे ब्लॉक से हो, चाहे थाने से हो, चाहे बिजली विभाग से हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस से हो, वो बनकर के उसी पंचायत में ही के दफ्तर में चला गया। तो ये हुई सेवा आपके दरवाजे पर। तो इससे भी हमारे जो गांव के राज के या हमारे जो किसान हैं या गांव गिराज में रहने वाले भारतीय भाई बहन, उनको इसको लेकर के काफी राहत मिल जाएगी। और भारतीय जनता दल ने तो ये भी सोच रखा है कि जो कुटीर उद्योग है, कॉटेज इंडस्ट्री जिसे कहा जाता है, उसको जो है बहुत इफेक्टिवली, बहुत प्रभावशाली ढंग से उसे विकसित किया जाए, तो गांव के लोगों को रोजगार मिल जाएगा। जो जैसे क्या है, चीन में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक की सामान, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के माने जो यहाँ प्रोडक्ट है, मोबाइल है, कैलकुलेटर है, और भी चीजें हैं, खिलौने हैं, ये जो है वो वहां पर घर घर बनते हैं और आकर के वो असेंबल होते हैं और पूरे वर्ल्ड मार्केट में वो चल रहे हैं। तो उसी प्रकार जो है हमारे गांव गिराज की जो माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चियां हैं, उनको भी मिल जाएगा वो रोजगार।
हमारे जो 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 लोग बुजुर्ग हैं वो भी इसमें लग जाएंगे, उनको 2 पैसे मिलेंगे, चेहरे पर खुशी आएगी। और वो जो प्रोडक्ट है, और कई तरह के, जैसे मान लीजिए ये टमाटर है, टमाटर का जो सॉस है और आलू का चिप्स है, मान लीजिए ये थोड़ी की बड़ी कंपनी बनाएगी। हमारे काटेज इंडस्ट्री जो कुटीर उद्योग से सभी वो बन सकता है, लेकिन उसका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हो वो वर्ल्ड मार्केट में यानी विश्व बाजार में वो कॉम्पिटिटिव हो, वो जो है प्रतिस्पर्धात्मक हो, तो सबको संभव है। तो जब गांव के लोगों को का जो टाइम है, जो उसका सदुपयोग करके और उनके कुछ आर्थिक माने वो मदद उनको हो जाए और चेहरे पर उनको जो है मुस्कान आए, यही तो, इसी की तो आवश्यकता है। और ये तो रहा उनका। और फिर ये लोगों में जो है सदाचार के प्रति और देशभक्ति की भावना भी आना उतना ही जरूरी है। और शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 ऐसे पहलू हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है वो विश्व स्तर से या उससे भी बढ़िया प्रत्येक भारतीय भाई बहन को उपलब्ध कराई जाएगी। उसमें बस ये होगा कि जब विश्व स्तर की बात आएगी तो वो शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, यानी उसकी एक कीमत हो जाएगी, यानी उस पर खर्चे आएंगे। तो उस संबंध में उसकी जो अदायगी है वो उसकी जो आर्थिक स्थिति के अनुसार, मान लीजिए वो अंत्योदय वाला है, बिल्कुल विपन्न है, बिल्कुल दे ही नहीं सकता, तो उसको फ्री ऑफ कास्ट, मुफ्त में। और फिर इस बार बीपीएल वाला है, मान लीजिए बिलो पॉवर्टी लाइन वाला, यानी गरीबी रेखा के नीचे वाला है, तो उसको जो भी उसकी कीमत होगी उसके 10 से लेकर 15%। और मान लीजिए वो एक तबका ऐसा है अपने भारतीय समाज का जो कि मध्यम वर्गीय है, लेकिन वो भी लगभग यानी उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो ऐसे जो है ऐसे भारतीय भाई बहनों के तबके को 30 से लेकर 40% वो अदायगी करनी होगी, और बाकी को जो पूरा पेमेंट वो करना पड़ेगा। लेकिन सेवा जो है एक ही तरह की मिलेगी विश्व स्तर वाली सबको। अब इसको डिटेल वो विस्तार से बताना ये मुमकिन नहीं है। तो शिक्षा व्यवस्था भी और स्वास्थ्य की भी व्यवस्था भी, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो चाहे जो भी हो, यहाँ तक कि जो ये सब खुले हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल पैकेज वाले, मैक्स, फोर्टिस और अपोलो क्या, उनमें भी वो लागू करना होगा, वो भी लागू हो जाएंगे। वहाँ भी इसी तरह से जो हमारा माने अंत्योदय वाला है उसको फ्री ऑफ कास्ट, और फिर जो बीपीएल वाला है उसको 10 से लेकर 15% लेकिन वो जो है सरकार निर्धारित करेगी, ये हॉस्पिटल नहीं। और हॉस्पिटल को जो भी एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है जो है उसके लिए सरकार और हॉस्पिटल आपस में उसको तय करेंगे, समझेंगे। तो विस्तार से तो संभव नहीं, लेकिन एक नमूना ये बताया जा रहा है स्वास्थ्य के लिए और वही शिक्षा के लिए। और शिक्षा के क्षेत्र में जो ये शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हो गया है, और खास करके जो उसमें जो प्रोफेशनल जो कॉलेजेज हैं
मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, जो उसमें कैपिटेशन फीस का एक अभिशाप है, डोनेशन का एक अभिशाप है, सारे को दूर करके दूर किया जाएगा। और दूर किया जा सकता है, ये सारे के लिए आपकी कम से कम मनसा आपकी साफ हो, और मनसा आपकी जो है जो वो अवाम परस्त हो, जनभक्ति वाला हो, सब कुछ संभव है। और दूसरा है कि अवाम को जो है वो चरित्रवान बनाना है, कर्मचारियों को चरित्रवान बनाना है। इसलिए नैतिक शिक्षा के मोटा मोटी दो भाग होंगे। एक तो हमारे, वैसे तो हमारे यानी वो प्रभु राम भी हैं, अल्लाह भी हैं, वो भी हैं, ठीक है, लेकिन कुछ हमारे व्यवहारिक किस्म के संत हुए हैं, जैसे हमारे रामकृष्ण परमहंस, नानक जी, कबीरदास, रविदास, सूफी संत, और तिरुवल्लुवर दक्षिण भारत में हमारे हैं, और भी इसी तरह। तो इन संतों की जो वाणी है, 2-2, 4-4, उसका संग्रह, और कुछ हमारे संत किस्म के जो कभी भी रहे हैं, जैसे हमारे रहीमदास, हमारे ये तुलसीदास, ये हमारे वो रसखान जी, और भी इस तरह, और उनकी वो कविताएं, वो उपदेश जो 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 इंसानियत केंद्रित हो, मानवता केंद्रित हो, वही सिर्फ जो कि मानवता के प्रति प्रेम और मानवता के प्रति जो है की सेवा, मानवता की सेवा जो है वो अपना मैंने ये धर्म सिखाएं। तो ऐसी वाणियां का कलेक्शन, तो ये एक भाग ये हुआ। दूसरा भाग ये है कि हमारे जो यानी अमर शहीद और देशभक्त रहे हैं, जो और देशभक्त के सबसे बड़े प्रतिमूर्ति, जैसे हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे जो है वो हमारे शहीद आजम भगत सिंह, और बाबा साहब अम्बेडकर, और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गंडू इत्यादि। इनकी जो है देशभक्ति वाला जो जीवन उनका जो जीवनी या जीवन का वृत्तांत, तो इसका एक संग्रह, इसका एक कलेक्शन। तो नैतिक शिक्षा के ये दो भाग हो गए। यह नैतिक शिक्षा जो है हर एक स्कूल में, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो गुरुकुल हो, चाहे वो शिशु मंदिर हो, चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल हो, बिल्कुल अनिवार्य करना होगा, ठीक। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यानी रोजगार दफ्तर में उन्हीं का पंजीकरण होगा, उन्हीं का रजिस्ट्रेशन होगा, जो कि फिर इसकी परीक्षा को पास करेंगे, लिखित में भी और साइको टेस्ट में भी, कि इन बातों का उनके दिमाग पर, मस्तिष्क पर कितना असर पड़ा है। तो इस परीक्षा को पास करने के बाद ही उनका पंजीकरण होगा रोजगार दफ्तर में। उदाहरण के लिए मान लीजिए जो लिखित परीक्षा है उसमें 60%, साइको टेस्ट में जो है वो भी 60% कि कितना उनके जहन में बात आई है इन सारी बातों को, और उसी रोजगार दफ्तर से सारे रोजगार, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो केंद्र सरकार का हो,
चाहे वो राज्य सरकार का हो, चाहे वो निगम का हो, चाहे अर्थ सरकार का हो, यहाँ तक कि प्राइवेट भी जो है, जो के लिए भी भर्ती जो है उन्हीं अभ्यर्थियों की होगी जो कि उस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में या रोजगार दफ्तर में पंजीकृत होंगे। और पंजीकृत कौन होंगे? जो कि नैतिक शिक्षा को लिखित रूप में और प्रैक्टिकल में और जो है साइको टेस्ट में पास किए रहेंगे। और जो उच्च किस्म की जो सेवाएं हैं, मान लीजिए जो सिविल सर्विसेज और पीसीएस, इसमें तो उसको और रिगरस रूप में, उदाहरण के लिए जो ही मैंने पीसीएस और सिविल सर्विसेज की जो, और इस प्रकार और भी जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज है और सिविल सर्विसेज है या पीसीएस है, इसकी प्रीलिम परीक्षा पास करते ही जो है मेंस में वही बैठ पाएगा जो कि यही नैतिक शिक्षा को, इसकी भी परीक्षा होगी उसके बाद। तो इसकी परीक्षा को पास करना और साइको टेस्ट को भी पास करना कि कितना आपके जहन पर असर पड़ा है, वही लोग जो है उसकी मेंस परीक्षा में बैठ पाएंगे। और फाइनली इंटरव्यू की, और इंटरव्यू के पहले इंटरव्यू वही दे पाएंगे थोड़ा सा और वो रिग्रेस करके नैतिक शिक्षा का। तो उस नैतिक शिक्षा में मैंने बताया कि जो हमारे संत हैं, रामकृष्ण परमहंस, नानक, कबीर, सूफी संत, रविदास, तिरुवल्लुवर, इस टाइप से, और एक भाग, और फिर कुछ हमारे संत किस्म के जो कवि हैं, तुलसीदास, रहीमदास, रसखान इत्यादि, उनकी एक दो लाइन, और जितना भी कलेक्शन वहां से उठाया जाएगा, सिर्फ मानवता केंद्रित, जो मानवता सिखाते हैं और मानवता के प्रति खिदमत, सेवा और प्रेम जो सिखाते हैं। तो ये, और फिर हमारे देशभक्तों का जो संग्रह है, हमारे सुभाष चंद्र बोस से लेकर के ये चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह और भगत सिंह और अम्बेडकर साहब का भी, तो इनके प्रति जानकारी भी, और इनके जो उपदेश हैं, इनके जो जीवन या इनकी जो जीवनी है, लाइफ हिस्ट्री है, और जिन उद्देश्यों के लिए इन्होंने संघर्ष किया, अपना जीवन दिया, अपने प्राण दिए, उसका कितना असर जो है उस अभ्यर्थी पर हुआ है, तो वो साइको टेस्ट के द्वारा वही लोग जो है, और थोड़ा सा रिगरस और कठिन के रूप में, तो वही अभ्यर्थी जो है उच्च सेवाओं में उत्तीर्ण या सक्सेसफुल वो किए जाएंगे। कुछ इस तरह का एक जो है, मतलब, और उन्हीं से, जैसे मैंने बताया कि उसी एम्प्लॉयमेंट एक्शन से जुडिशियल सर्विसेज के लिए भी जो वकील हैं, वो भी कोई तबका छूटेगा नहीं। यहाँ तक कि जो ठेकेदारी ठेकेदारी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले, वो भी जब तक इस परीक्षा को पास नहीं करेंगे, उनको ठेकेदारी भी नहीं वो मिल सकती है। इसलिए कि उस तरह का चरित्र, उस तरह की सोच हर एक जो है भारतीय भाई बहन और हर एक नागरिक में आना अनिवार्य है। ये तो रहा इनटेक के लिए, यानी किस तरह के अभ्यर्थी जो है सारी सेवाओं में, चाहे वो ठेकेदारी का हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, उसमें भर्ती का। लेकिन जो सर्विंग है, जो काम कर रहे हैं, उनमें भी धीरे धीरे करके कोई हर एक जो है वो कर्मचारी को इस परीक्षा को, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, और किसी भी स्तर का,
उसको पास करना बहुत जरूरी है कि इस तरह की मानसिकता वाले भी ही जो है सेवा में रह पाएंगे। और न्यायपालिका में भी चाहे वो जजेज हो चाहे न्यायमूर्ति हो, उनको भी वो तदनंतर जो है इस तरह की परीक्षा को पास करना होगा। ये मानसिकता में कम से कम चरित्र वो निर्माण के लिए और देशभक्ति के लिए, तब जाकर के एक आवाम परस्ती का, देशभक्ति का एक माहौल आएगा। हालांकि इसको भी ये जो विखंडनकारी ताकतें हैं, वो जो राजनीतिक दलों के बेस में उनके चेले चपाटे या उनके पालते हुए या उनके अंधभक्त किसी रूप में बोलेंगे। वो हिमांशु त्रिवेदी बोल रहा था, शायद सुनने में आया कि जब मैं कबीर दास की बात बोलता हूं तो बोला कि यूट्यूब वाले सर जो है वो सबको संत बनाना चाहते हैं। हमको तरस आता है सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोगों की मानसिकता पर। भारतीय जनता दल ने तो यही कहा ना कि भाई जो है तमाम वेद पुराण फलाने ठिकाने और हमारे सिविलाइजेशन में क्या था क्या नहीं था, इससे क्या मतलब है। हमारे इन संतों ने अपने जो उनकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है, जो उनकी जो है जो उनकी जो दैनंदिनी है, मैंने जो उनकी उनके जो दैनिक जीवन में जो घटनाएं होती हैं, जो उनके सामने होती हैं, उन्हीं उदाहरणों को, उन्हीं मिसालों को सामने ला करके उनको समझाने का प्रयास जो है, और भी उलझी हुई बातों को, उलझे हुए सिद्धांत को, कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स विषयों को बड़े सरल ढंग से, बड़े आसान तरीकों में वो रखते थे। तो उसको शायद सुनने में आया कि सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग कह रहे हैं कि यूट्यूब वाले सर जो है वो सबको जो है वो संत बनाना चाहते हैं। संत बनने की जरूरत बात नहीं है, उनकी बातों को अपनाने की जरूरत, अपना करके यानी समाज का कल्याण, देश का कल्याण और अपना कल्याण करने की आवश्यकता है। अब जब ये बोला गया कि सांस बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साचे ताके हृदय। अब देखिए ये जो विखंडनकारी ताकतें हैं इनमें जितने भी नेता हैं, देख लीजिए वो झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, ये बोले चले जा रहे हैं। अब उनके आगे कबीरदास की वाणी जो है असर वो दिखता है वहां पर। लेकिन मान लीजिए कि इस तरह का उनमें ये मानसिकता होती, जहन होता, चरित्र होता कि सोचते कि नहीं भाई सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है, तो ये दशा होती। और जो उन्होंने कहा कि भाई पोथी पढ़ जग हुआ पंडित बयान को, तमाम ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, दर्शन शास्त्र, वेद का, पुराण का, गीता का, रामायण का, कुरान का, कोई मतलब नहीं है। 2.5 अक्षर प्रेम का, सबसे मोहब्बत करनी है, उसी को जीवन में उतारिए, यही तो कह रहे हैं वो। तो इसको भी मैंने इस बात को घुमाने के लिए जो है यानी कुतर्क दिया जाए, इसी से हमारे आदरणीय भारतीय भाई समझ जाए कि ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए कितने घातक और अभिशाप है हिमांशु त्रिवेदी जैसे सोच वाले। अब जो भारतीय जनता दल ने जो परिदृश्य रखा है, या इसको सामने रखिए, और दिन रात जो है जो सोशल मीडिया पर ऐसे तैसे चल रहा है, वो हमेशा हिंदू सनातन, कई बार कहा कि हमारा ये देश पंथ के आधार पर या उस पर आधारित देश नहीं है, थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है। इतनी सी मूलभूत बात। इसलिए हम भारतीय जनता दल तो कहता है कि भाई कितना भी इन सबों को समझाया जाए, ये समझने को तैयार नहीं, ये अपनी गतिविधि जो है छोड़ने को तैयार नहीं होंगे।
इसलिए इनके इलाज की आवश्यकता है। और वो इलाज वो इलाज जो है वो चुनाव आयोग क्या वो इलाज चुनाव आयोग के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, न्यायपालिका के पास बिल्कुल नहीं है जी। वो इलाज हमारे अवाम के पास है। अवाम जो है वह भारतीयता के आधार पर एक होकर के उसको बूथ पर जब तक नष्ट में नाबूद नहीं करेगी और इनके हौसले पस्त नहीं होंगे तब तक इनकी गतिविधि जाएगी नहीं। और झूठ मूठ का स्टिकर कोई समाजवाद बन करके ये अखिलेश की पार्टी समाजवाद का स्टिकर लगाया और जो है वो और गुंडागर्दी का साम्राज्य स्थापित किया। राष्ट्रवाद का स्टिकर लगाया और सारे देश के दुश्मनों को उसको पालना, उसकी रक्षा करना, उसके सारे यानी देशद्रोह के या गद्दारी के यानी सारे पापों को, उसके लूट के पापों को, उसको लूट के माल को भी रक्षा करना, ये फितरत है राष्ट्रवादी बीजेपी वालों का और मोदी जी का। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर जो है तमाम हमारे इसी समाज में जो है वो बॉलीवुड की दुनिया के द्वारा, ग्लैमर की दुनिया के द्वारा, विज्ञापन की दुनिया के द्वारा, टेलीविजन की दुनिया के द्वारा नग्नता, फुहड़पन, वल्गैरिटी, ऑब्ससेनिटी से हमारे जो है भारतीय नारी के सम्मान को तार-तार करना, ये इनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। और इनका जो मंत्रालय है सूचना प्रसारण मंत्रालय के संरक्षण में, मोदी जी की सरकार के संरक्षण में सब कुछ चल रहा है। इसीलिए भारतीय जनता दल कह रहा है कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, आप जो है इसके लिए वो सजग होइए, भारतीयता के आधार पर एक होइए और इनको बूथ पर आप इनको नष्ट में नाबूद करने के लिए एक होइए। तो इन आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।